और इसके बाद बात करेंगे खबरों की। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अहम खबर। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अहम खबर। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अहम खबर। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी। 4 मार्च को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के होंगे चुनाव। इसी दिन नतीजे भी किए जाएंगे घोषित। उम्मीदवारों के द्वारा नए सिरे से नामांकन दाखिल किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन किया जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश छापड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जैसे कि माननीय अदालत की तरफ से जो आज की तारीख तय की गई थी, जिसमें आज जो इलेक्शन होने थे और करीब 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन आपको बता दें कि 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स थे वो पूरे 10 साढ़े 10 बजे के बीच में पहुंच गए थे। 12:30 बजे तक इंतजार हुआ। उसके बाद जब उनकी तरफ से सवाल किए गए तो जो खराब तबीयत का हवाला दिया गया और उसके बाद जो है 12:30 बजे के बाद बाहर जो नगर निगम के बाहर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और 2 बजे के आसपास में फिर उन्होंने जो है माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ जो रुख किया। उसके बाद जो वहाँ के सीजीआई हैं उन्होंने भी इस चीज के लिए बोला कि भाई जो आपके मेयर क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वो हंसी मजाक के एक पॉइंट में उन्होंने बोला कि क्या हम पालकी भेजे उनको बुलाने के लिए। तो फिर खराब तबीयत जो उनके वकील है उनकी तरफ से भी जो खराब तबीयत का हवाला दिया गया। उसके बाद 4 मार्च का समय दिया गया। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या तस्वीरें निकल के आती हैं। और आपको एक तरफ ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कोई भी काउंसलर वहाँ पे नहीं पहुंचा है, ना डिप्टी मेयर पहुंचे, ना सीनियर डिप्टी मेयर पहुंचे, ना जो है मेयर पहुंचे, कोई भी वहाँ पे नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। जी राकेश, इसके अलावा जिस तरह से पिछली बार के चुनाव में अधिकारी के द्वारा धांधली देखने को मिली थी जिस पर कोर्ट का फैसला आया था, उसको लेकर इस बार क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, तो आज कहीं ना कहीं खराब तबीयत का हवाला देकर जो आज इलेक्शन कैंसिल हुए हैं उसको लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़े करते हुए दिखाई दी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही माननीय अदालत की तरफ से आदेश दिए गए तो जो वहाँ के डीसी हैं उनको आदेश दिए गए, तो उन्होंने जो है 4 मार्च को इलेक्शन करवाने का जो कहा गया है, वो कहते हैं कि हम 4 मार्च को इलेक्शन करवा सकते हैं। तो उसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में पूरी निगरानी में, पूरी देखरेख में इलेक्शन करवाने की आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पूरी निगरानी में इलेक्शन कराने को लेकर इस बार तैयारी की गई है, क्या लगता है आपको पिछली बार के चुनावों के घटना को देखते हुए इस बार ज्यादा सख्ती बरती जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले भी इलेक्शन होने थे तब भी करीब 2 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई थी, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्शन के दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति को ना अंदर आने और ना जाने की अनुमति दी गई थी। और आपको बता दें कि पिछली बार की तरह भी इस बार भी पैनल के जरिए मीडिया को जो है अंदर की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और मीडिया का अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। बाहर से ही स्क्रीनिंग से वो अपनी जो कवरेज देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो बाहर से आधा किलोमीटर के आसपास में, 1 किलोमीटर के आसपास में किसी भी व्यक्ति के आने जाने पे रोक रहेगी और ऐसी पूरी सख्ती उस दिन में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने एनडीए को किया वोट। राकेश पांडे, मनोज पांडे ने दिया वोट। राकेश सिंह, अभय सिंह ने भी दिया वोट।
विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल ने किया वोट। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राकेश सिंह, अभय सिंह ने, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल ने भी बीजेपी को किया वोट। आशुतोष मौर्य ने एनडीए को दिया वोट। समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों ने एनडीए को दिया वोट। राकेश पांडे, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, इन सभी लोगों ने एनडीए के पक्ष में अपना वोट दिया। महाराजी देवी ने एनडीए को दिया अपना वोट। और इसी खबर पर यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों को लेकर अब जानकारी निकलकर सामने आ रही, महाराजी देवी और पूजा पाल को लेकर पहले स्थिति क्लियर नहीं थी, जो अब निकलकर सामने आ रही है, इन सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। हाँ, देखिए प्रियंका, जो सपा के विधायक हैं, इनकी क्रॉस वोटिंग सामने आई है। वहीं एक विधायक अमेठी के हैं, महाराजी देवी, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है वोटिंग में। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। अखिलेश यादव ने भी अपने तीसरे कैंडिडेट की हार को लेकर ऐलान कर दिया है और स्वीकार कर लिया है। जो अंदर उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जारी की है। एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि उनके जो तीसरे कैंडिडेट हैं, उनकी जीत भले ना हुई हो, लेकिन वो चेहरे बेनकाब हो गए। जो भीतर घात कर रहे थे, यही उनकी जीत है। जी बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम विधायकों के नाम सामने आने के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही बीजेपी की तरफ से भी, साथ ही साथ एनडीए के पक्ष में अब वोट किया है, तो बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी क्या कुछ जानकारी है, कब तक होगा ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं, उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में वोटिंग किया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने, रामगोपाल यादव ने, अखिलेश यादव ने, यहाँ तक कि डिम्पल यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि वक्त आने पर जनता जो है ऐसे विधायकों को जवाब देगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब मामला क्लियर हो चुका है, नतीजों को लेकर क्या लग रहा है? और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जो झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, इस झटके से समाजवादी पार्टी कैसे उभर कर निकल पाएगी? इसके साथ ही साथ जो जानकारी निकल रही थी कि सुभाषपा के 2 विधायक इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करते हुए नजर आए, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आ चुकी है? तो शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बलिया में एक मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे 2 कमांडर जीप को एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 की हालत गंभीर बनी है। इलाज के लिए वाराणसी गंभीर मरीजों को रेफर किया गया है। थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3 साढ़े 3 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दुर्गी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से BHU के लिए रेफ़र किया गया है।
और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुरादाबाद के निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी में इन्फेक्शन की समस्या बताई। 4 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2019 में 5वीं बार सांसद चुने गए थे। उम्र और अनुभव में वो मंडल में सबसे वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। अपने सियासी तेवरों के कारण उनकी अलग पहचान रही है। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे हैं। मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने और वंदे मातरम पर अपने बयानों को लेकर सियासत में चर्चित रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर सपा की सियासत में बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उनका सियासी सफर 60 साल से ज्यादा तक का रहा। देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। आज वो नेता हमें छोड़ के चले गए और शायद इतने बोल्ड और इतने बहादुर और इतने ईमानदार नेता अब पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम रह गए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को डूबता जहाज बताया, जो कि बेमेल है। साथ ही इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत हो रही है। वहीं यूपी में यूसीसी लागू होने के सवाल पर कहा कि यूपी में यूसीसी कब लागू होगा ये तो योगी जी बताएंगे। अपेक्षित कार्यकर्ता थे, वो सभी आज इस मीटिंग में उपस्थित थे। ये चुनाव की जो प्रारंभिक जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और निश्चित रूप से इस टीम के बल पर हम लोकसभा के चुनाव को फिर फतेह करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो यहाँ पर सांसद थे, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और शिवपाल यादव जी को यहाँ पर भेजा है, तो जिस तरह से धर्मेंद्र यादव यहाँ से हर प्रकार से लाभदायक और दुनिया के सबसे गुणवत्तापूर्ण चावल काला नमक को योगी सरकार ने ओडीओपी के तहत शामिल कर प्रमोट किया है। तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे एक बार फिर से जिले का मूल पहचान और उत्पाद काला नमक नए पंखों के साथ लंबी उड़ान भरने को तैयार हुआ। इसके लिए भारी भरकम बजट खर्च किया गया। किसानों को तमाम सहूलियत देने की व्यवस्था बनाई गई। काला नमक धान को वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर भी डेवलप किए गए। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जो जिले के किसानों और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिसे लेकर जिलेवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जोश के साथ सरकार पर भरोसा कर औषधि के समान काला नमक धान का उत्पादन बढ़ाया गया है। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल पत्नी का सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। लंबुआ थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के पास परासन गांव की घटना बताई जा रही है। कन्नौज में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया गया, जिसका आरोप गांव के युवक पर लगाया गया है। सौशैया अस्पताल से बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां जिला अस्पताल में एसपी सहित जिले के अधिकारी पहुंचे। पूरा मामला छिबरा मऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये थाना छिबरा मऊ क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में सूचना प्राप्त हुई थी, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया है और उसका इलाज
किया गया। डॉक्टर ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। वो प्रकरण में थाना छिबरामऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के कासगंज से आ रही है, जहां एक अधेड़ युवक का शव खेत में पड़ा मिला। युवक का शव मिलने से सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत में पहुंचे। युवक की शिनाख्त न हो पाने पर पुलिस को कॉल कर मामले की खबर दी गई। खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मयासू थाना सहावर के एक खेत में जिसके ओनर छोटे सिंह सन ऑफ कप्तान सिंह है, वहाँ एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी मिली है। सूचना मिलते ही थाना सहावर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंची। फील्ड यूनिट घटनास्थल पर आई, साथ ही उच्चाधिकारीगण ने भी घटनास्थल को विजिट किया। फील्ड यूनिट द्वारा शव का परीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में लूट की खबर पर कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मच गया। लूट की साजिश व्यापारी के मुनीम ने की थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लूट की झूठी सूचना मिलने के बाद 4 घंटे के अंदर ही पैसे बरामद कर लिए गए। मुनीम ने गड्ढे में ही पैसे दबाए थे। पुलिस ने पैसे बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में भीषण आग लगी। जहां इंदिरा नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लगभग 100 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की गई। आग लगने से काफी नुकसान देखने को मिला है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 16 साल की लड़की की मौत से हड़कंप मच गया। जहां लड़की के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं, हाथ भी टूटा हुआ है। लड़की की मौत की वजह हैंगिंग बताई जा रही है। जानकारी है कि लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए फोन पर बात करने को लेकर घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद खबर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूह में एनकाउंटर किया। हरियाणा के नूह में तावड़ू इलाके में मुठभेड़ के बाद बदमाश को पकड़ा गया है। कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ है, जहां उसके पैर में गोली लगी है। स्पेशल सेल और हरियाणा की नूह पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। खबर कानपुर से, जहां स्कूली शिक्षकों को ले जा रही वैन रोड रोलर से जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे में आधा दर्जन शिक्षिकाएं घायल हुई हैं। साथ ही 2 शिक्षिकाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान सभी घायल शिक्षिकाओं को CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधान जी का दे देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बात करो, लोडर खड़ा और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।